मान लो हम वेबसाइट पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिखाना चाहते हैं। अभी तो लिंक ऐसा दिख रहा है, पर हम चाहते हैं कि वो ऐसा दिखे। तो चलो CSS कोड लिखना शुरू करते हैं और सबसे पहले लगाते हैं बैकग्राउंड कलर। हमारे लिखे CSS कोड के अलावा ब्राउज़र कुछ CSS अपने पास से भी अप्लाई करता है। ब्राउज़र एंकर एलिमेंट पे अपनी तरफ से ये CSS लगा रहा है। इसी वजह से लिंक ब्लू दिख रहा है और टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दिख रही है। पर हमें तो टेक्स्ट वाइट दिखाना है, इसीलिए हम अपने कोड में लिख देंगे कलर कोलन वाइट और अंडरलाइन हटाने के लिए लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नन मतलब कोई नहीं, यानी हम कह रहे हैं कि हमें टेक्स्ट पे कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए। ब्राउज़र हमारी लिखी CSS को अपनी ऑटोमेटिक CSS से हमेशा ज़्यादा वैल्यू देता है, इसीलिए अब लिंक ऐसा दिख रहा है। लिंक के चारों तरफ जो ये डार्क रेड लाइन हम दिखाना चाहते हैं, इसे कहते हैं बॉर्डर। बॉर्डर दिखाने के लिए सबसे पहले तो हमें बॉर्डर की मोटाई बतानी पड़ेगी और फिर बॉर्डर का कलर। पर बस इतना लिखने से बॉर्डर नहीं दिखेगा, एक प्रॉपर्टी और ऐड करनी पड़ेगी, वो है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल बताता है कि बॉर्डर की लाइंस कैसी होंगी। अगर बॉर्डर स्टाइल डॉटेड लिखेंगे तो बॉर्डर ऐसा दिखेगा, अगर डैश्ड लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा, पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, जो कि ऐसा दिखता है। हमें भी सॉलिड बॉर्डर ही यूज़ करना है। अब हमारा लिंक कुछ ऐसा दिख रहा है, पर बॉर्डर देने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। हमें लिखना होगा बॉर्डर कोलन बॉर्डर का साइज़, फिर स्पेस दे के बॉर्डर का स्टाइल और फिर एक और स्पेस दे के बॉर्डर का कलर। जो काम ये तीनों लाइंस करेंगी वही काम ये अकेली लाइन करेगी, यानी अब हम इन लाइंस को हटा सकते हैं। बॉर्डर के कोने गोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। बॉर्डर रेडियस की वैल्यू आप जितना बढ़ाते जाओगे, कोने उतने ज़्यादा गोल होते जाएंगे। हमारे डिज़ाइन के हिसाब से 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस सही लग रहा है। सर, ये कैसे पता लगेगा कि बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल की ठीक रहेगी या 3 पिक्सल की, या फिर बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल रखें या 10 पिक्सल? अभी तो अंदाजे से काम चला लो, अलग अलग वैल्यू लिख के देखो और जो सबसे ठीक लगे वो यूज़ कर लो। पर नौकरी में जाने के बाद ऐसे तुक्के नहीं मारने पड़ेंगे। वहाँ आपकी टीम का डिज़ाइनर आपको साफ साफ लिख के देगा कि कहाँ क्या साइज़ और क्या कलर रखना है। अब हमारा लिंक कुछ ऐसा दिख रहा है। एंकर एक इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए वो बस उतनी ही जगह ले रहा है जितनी की कंटेंट दिखाने के लिए ज़रूरी है, इसलिए टेक्स्ट बॉर्डर से बिल्कुल चिपक कर आ रहा है। हम चाहते हैं कि लिंक का साइज़ थोड़ा बढ़ जाए ताकि चारों तरफ थोड़ा खाली स्पेस दिखे। तो क्या करें? सर, साइज तो हम फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से बढ़ा सकते हैं ना? चलो फ़ॉन्ट साइज़ लगा कर देखते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ से हेडिंग का साइज़ तो बढ़ गया, पर खाली स्पेस ऐड नहीं हुआ। टेक्स्ट अभी भी बॉर्डर से बिल्कुल चिपक कर आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ तो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाता है। हाँ, जब टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा तो उसे कवर करने के लिए एंकर एलिमेंट का साइज़ भी बढ़ गया। पर हम चाहते हैं कि बस एंकर एलिमेंट का साइज़ बढ़े, उसके अंदर के टेक्स्ट का साइज़ ना बढ़े। किसी एलिमेंट का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होती हैं हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी। तो चलो एंकर एलिमेंट की विड्थ सेट कर देते हैं 140 पिक्सल। पर ये क्या, लिंक की विड्थ तो चेंज ही नहीं हुई। लेकिन क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी ब्लॉक एलिमेंट पे तो काम करती हैं, पर इनलाइन एलिमेंट पे नहीं, और एंकर तो एक इनलाइन एलिमेंट है। हमने पढ़ा था कि इनलाइन एलिमेंट उतनी ही जगह लेते हैं जितनी की कंटेंट दिखाने के लिए ज़रूरी हो, जबकि ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन घेर लेते हैं। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में एक और डिफरेंस ये है कि हम ब्लॉक एलिमेंट का साइज़ हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से घटा बढ़ा सकते हैं, पर इनलाइन एलिमेंट पे हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का कोई असर नहीं होता।
सर, जब इनलाइन एलिमेंट पे विड्थ प्रॉपर्टी काम ही नहीं करती तो हम ये खाली स्पेस ऐड करेंगे कैसे? सिंपल है, हम एंकर एलिमेंट को CSS की हेल्प से ब्लॉक एलिमेंट में बदल लेंगे, डिस्प्ले कोलन ब्लॉक लिखकर। देखो अब विड्थ प्रॉपर्टी काम कर रही है। पर यहाँ एक चीज़ और समझें, क्योंकि हमने लिंक को ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए अब उसकी कोशिश पूरी लाइन घेरने की है। वो तो हमने उसे 140 पिक्सल की फिक्स विड्थ देकर कंट्रोल कर रखा है। अगर हम विड्थ प्रॉपर्टी हटा देंगे तो वो पूरी लाइन घेरने लगेगा। अगर हम कोड में एक बटन ऐड कर दें तो उस बटन को मजबूरी में नेक्स्ट लाइन में जाना पड़ेगा। पर अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। हमने वापस से विड्थ प्रॉपर्टी ऐड करके लिंक का साइज घटा दिया। अब तो यहाँ काफ़ी जगह हो गई है, पर बटन अभी भी यहाँ ना आकर नेक्स्ट लाइन में ही शो हो रहा है। पर ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही आप ब्लॉक एलिमेंट को विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से ज़बरदस्ती छोटा कर दो, पर अपनी लाइन की खाली जगह में वो फिर भी किसी को नहीं आने देता। यानी भले ही ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन ना घेरे, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइन में अकेला ही रहता है। पर इनलाइन एलिमेंट्स दूसरों के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। चलो विड्थ तो सेट हो गई, पर प्रॉब्लम ये है कि सारी खाली जगह लास्ट में शो हो रही है। हम चाहते हैं कि आधी खाली जगह शुरू में आए। उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट अलाइन राइट लिखेंगे तो टेक्स्ट आएगा राइट में, यानी कि खाली जगह पहुंच जाएगी लेफ़्ट में। अगर टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट आएगा लेफ़्ट में, यानी खाली जगह पहुंच जाएगी राइट में। और अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिख दिया तो टेक्स्ट आएगा सेंटर में और खाली जगह आधी लेफ़्ट में आएगी और आधी राइट में। यानी हमें अपने कोड में टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ करना है। देखो अब आधा स्पेस लेफ़्ट और आधा राइट में दिख रहा है। जैसे विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से लेफ़्ट राइट में स्पेस ऐड किया है, ऐसे ही हाइट प्रॉपर्टी की हेल्प से ऊपर नीचे स्पेस ऐड कर लेंगे। पर इस तरीके में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कल को हमारा मन हुआ कि लिंक का टेक्स्ट चेंज कर दें, तो हमने कोड में जाके टेक्स्ट चेंज कर दिया, पर ये भूल गए कि लिंक को 140 पिक्सल की फिक्स विड्थ दे रखी है। यानी लिंक अब टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट नहीं होने वाला। इसलिए अब लिंक ऐसा दिख रहा है। टेक्स्ट की लंबाई तो बढ़ गई, पर एंकर एलिमेंट की विड्थ अभी भी सेम है। इसलिए मजबूरी में कुछ टेक्स्ट अगली लाइन में जा रहा है। पर मान लो हम चाहते हैं कि टेक्स्ट एक ही लाइन में दिखे। इसके लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी टेक्स्ट चेंज करो, विड्थ की वैल्यू भी उसी हिसाब से चेंज कर दो। इस तरह का कोड लिखना ऐसे है जैसे घर में बिजली के कटे हुए तार बिना टेप लगाए छोड़ के रखना। कितना भी ध्यान रख लो, कभी ना कभी भूल जाओगे और करंट लगेगा। कोर्स में आगे समझ आएगा कि फिक्स विड्थ देने में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए जहाँ तक हो सके फिक्स विड्थ देने से बचो। एलिमेंट को अपने हिसाब से विड्थ लेने दो। सर, अपने हिसाब से तो ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन घेर लेगा, पर हमें तो पूरी लाइन नहीं घेरनी, बस ज़रा सा खाली स्पेस ऐड करना है। तो क्या करें? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे समझो कि वेबसाइट होती है दीवार की तरह और HTML एलिमेंट्स होते हैं दीवार पे लगी पेंटिंग्स की तरह। हम किसी पेंटिंग और उसके आसपास के एरिया को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है अंदर का पेंटिंग वाला एरिया, जिसे HTML में कहते हैं कंटेंट एरिया। उसके बाद आता है पेंटिंग और फ्रेम के बीच का गैप, जिसे HTML में कहते हैं पैडिंग। फिर आता है फ्रेम, जिसे HTML में कहते हैं बॉर्डर। और आखिरी में आता है पेंटिंग के चारों तरफ का ये खाली एरिया, जिसे HTML में कहते हैं मार्जिन। ध्यान दें कि कंटेंट एरिया, पैडिंग और बॉर्डर तो पेंटिंग का हिस्सा है, पर मार्जिन पेंटिंग का हिस्सा नहीं है। ऐसा ही HTML में भी होता है। कंटेंट एरिया, पैडिंग और बॉर्डर तो HTML एलिमेंट का हिस्सा होते हैं, पर मार्जिन नहीं। मार्जिन तो एलिमेंट के आसपास के खाली स्पेस को कहते हैं। अब अगर हम वापस अपने लिंक की बात करें तो ये हो गया कंटेंट एरिया
और ये बॉर्डर, कंटेंट और बॉर्डर के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सर पैडिंग। यानी अगर टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में थोड़ी खाली जगह चाहिए तो एलिमेंट पे पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। इस साइड की पैडिंग को कहते हैं पैडिंग टॉप, इसे पैडिंग बॉटम, इसे पैडिंग लेफ्ट और इसे पैडिंग राइट। पैडिंग टॉप हम सेट कर देंगे 5 पिक्सल और पैडिंग बॉटम भी 5 पिक्सल। लेफ़्ट और राइट में हमें ज़्यादा जगह खाली चाहिए, इसलिए पैडिंग लेफ़्ट सेट कर देंगे 20 पिक्सल और पैडिंग राइट भी 20 पिक्सल। और हाँ, हमने डिस्प्ले ब्लॉक इसलिए लगाया था ताकि विड्थ प्रॉपर्टी काम करने लगे। जब विड्थ प्रॉपर्टी हटा दी है तो डिस्प्ले ब्लॉक भी हटा देते हैं, और बल्कि अभी के लिए तो ये टेक्स्ट लाइन सेंटर भी हटा देते हैं। जितना हम चाहते थे चारों तरफ उतना स्पेस ऐड हो गया है। ध्यान दें कि हमने पैडिंग और बॉर्डर को तो फिक्स साइज़ दिया है, पर कंटेंट एरिया को कोई साइज़ नहीं दिया। कंटेंट एरिया का साइज़ टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिसाइड हो रहा है, यानी वो पहले वाली प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। टेक्स्ट अब जगह की कमी से दूसरी लाइन में मूव नहीं होगा। अगर हम टेक्स्ट बढ़ाते हैं तो उसे कवर करने के लिए कंटेंट एरिया का साइज़ भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऐसे ही टेक्स्ट घटाओगे तो कंटेंट एरिया का साइज़ भी घट जाएगा। अच्छा, मान लो हम सारा एम्प्टी स्पेस हेडिंग के शुरू में चाहते हैं, तो क्या करें? सर टेक्स्ट अलाइन राइट लगा देंगे, उससे टेक्स्ट मूव हो जाएगा राइट में और सारा खाली स्पेस पहुंच जाएगा लेफ्ट में। चलो करके देखते हैं। अरे ये क्या, टेक्स्ट तो वहीं का वहीं है। सर पिछली बार तो टेक्स्ट अलाइन काम कर गया था, इस बार क्यों नहीं किया? पिछली बार हमने विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से कंटेंट एरिया का साइज़ बढ़ा रखा था, यानी कंटेंट एरिया में खाली जगह थी। अगर खाली जगह है तो टेक्स्ट को राइट, लेफ़्ट या सेंटर किया जा सकता है, पर इस बार हमने कंटेंट एरिया को कोई साइज़ नहीं दिया है। कंटेंट एरिया अपने आप बस उतना साइज़ ले रहा है जितना टेक्स्ट दिखाने के लिए ज़रूरी है, यानी कंटेंट एरिया में ज़रा सी भी खाली जगह है ही नहीं। और जब खाली जगह ही नहीं है तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट मूव करेगी कैसे? सर ये खाली जगह है तो? ये खाली जगह कंटेंट एरिया का हिस्सा नहीं है, ये तो पैडिंग है। टेक्स्ट सिर्फ कंटेंट एरिया के अंदर ही लेफ़्ट राइट हो सकता है, वो पैडिंग वाले एरिया में नहीं जाएगा। तो फिर खाली स्पेस को शुरू में मूव करेंगे कैसे? सिंपल है, राइट में स्पेस नहीं चाहिए तो राइट पैडिंग कर दो 0, और लेफ़्ट में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो लेफ़्ट पैडिंग बढ़ा दो। देखो आ गया सारा खाली स्पेस शुरू में। पर ये तो बस समझाने के लिए था, एक कोने में लिखा टेक्स्ट अच्छा तो नहीं लग रहा है, इसीलिए हम वापस पहले वाला कोड ही लिख देते हैं। एक बात और, पैडिंग देने के लिए हमेशा 4 लाइन का कोड लिखना ज़रूरी नहीं है, ये काम एक लाइन में भी किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम टॉप पैडिंग देना चाहते हैं 5 पिक्सल, बॉटम 40 पिक्सल, लेफ़्ट 20 पिक्सल और राइट 30 पिक्सल। हम पैडिंग कॉलन लिख कर चारों वैल्यू एक ही साथ लिख देंगे। हमेशा शुरुआत की जाती है टॉप पैडिंग से और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे टॉप पैडिंग, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट। पर अक्सर सिमेट्री के हिसाब से टॉप और बॉटम पैडिंग सेम रखी जाती है। ऐसे ही लेफ़्ट और राइट पैडिंग भी सेम रखी जाती है, यानी अगर टॉप पैडिंग 5 पिक्सल है तो बॉटम भी 5 पिक्सल होगी। ऐसे ही लेफ़्ट पैडिंग 20 पिक्सल है तो राइट भी 20 पिक्सल होगी। जब भी ऐसा होगा तो आपको चारों वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले टॉप पैडिंग की वैल्यू लिखो, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हुए राइट पैडिंग की वैल्यू लिखो और बस वहीं रुक जाओ। अगर पैडिंग के आगे बस 2 वैल्यू लिखी हों तो ब्राउज़र समझ जाता है कि पहली वैल्यू टॉप पैडिंग तो है ही, बॉटम पैडिंग भी वो ही है, और दूसरी वैल्यू राइट पैडिंग तो है ही, लेफ़्ट पैडिंग भी वो ही है। बल्कि सिमेट्री के हिसाब से अक्सर ऐसा भी होगा कि चारों तरफ की पैडिंग सेम होगी। ऐसे में आपको पैडिंग के आगे बस एक ही वैल्यू लिखनी है। सिर्फ एक वैल्यू देखकर ब्राउज़र समझ जाएगा कि वो ही वैल्यू टॉप पैडिंग भी है
बॉटम पैडिंग भी, लेफ़्ट भी और राइट भी। यानी हम अपने कोड में इन चारों लाइंस की जगह बस एक ये लाइन भी लिख सकते हैं। देखो, चारों साइड की पैडिंग अभी भी सही दिख रही है। हमें पैडिंग के बारे में एक और ज़रूरी चीज़ पढ़नी है, पर पहले कोड में एक हेडिंग और ऐड कर लेते हैं और उस हेडिंग को ग्रीन बैकग्राउंड दे देते हैं। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब लेफ़्ट और राइट पैडिंग को थोड़ा बढ़ाकर देखते हैं। पैडिंग बढ़ाई तो एंकर एलिमेंट का साइज़ बढ़ गया। ऐसे में उसे जगह देने के लिए बटन को आगे मूव होना पड़ा। चलो अब टॉप और बॉटम पैडिंग को बढ़ाकर देखते हैं। अरे ये क्या, बॉटम पैडिंग तो हेडिंग के ऊपर जा रही है और टॉप पैडिंग तो स्क्रीन से ही बाहर चली गई। इनलाइन एलिमेंट्स की टॉप पैडिंग और बॉटम पैडिंग ऐसे है जैसे कलयुग में शरीफ इंसान, उन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती। हमारी वेबसाइट पैडिंग टॉप से कह रही है बाहर जाना है तो जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस हेडिंग को देखो, ये बॉटम पैडिंग से कह रही है कि बढ़ ले जितना बढ़ना है, मैं ज़रा भी नहीं हिलने वाली। चलो अब ए टैग को ब्लॉक एलिमेंट में बदल कर देखते हैं। देखो, अब पैडिंग टॉप पेज से बाहर नहीं जा रही है और हेडिंग भी पैडिंग बॉटम को इज्जत दे रही है और उसके लिए जगह छोड़कर नीचे मूव हो गई है। यानी ब्लॉक एलिमेंट पे तो पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम सही से काम करती है, पर इनलाइन एलिमेंट पे नहीं। बिल्कुल ये ही कहानी टॉप और बॉटम बॉर्डर के साथ भी है। चलो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, पर उससे पहले पुराने वाले कोड पर वापस लौट जाते हैं। यानी डिस्प्ले ब्लॉक हटा देते हैं और पैडिंग की पुरानी वैल्यू लिख देते हैं। हमने कंटेंट एरिया, पैडिंग और बॉर्डर के बारे में तो पढ़ लिया, अब बारी है मार्जिन के बारे में पढ़ने की। हमारा लिंक अभी पेज के बिल्कुल कोने में दिख रहा है। हम उसे थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने एंकर एलिमेंट को मार्जिन लेफ़्ट 40 पिक्सल दे दी। ऐसा करने से हमारे लिंक के लेफ़्ट में 40 पिक्सल की खाली जगह ऐड हो गई है। मान लो हम लिंक और बटन के बीच में भी 50 पिक्सल की खाली जगह ऐड करना चाहते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो बटन को मार्जिन लेफ़्ट दे दो और या फिर लिंक को मार्जिन राइट। यानी या तो हम लिख दें बटन कर्ली ब्रेस और फिर मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल, और या फिर इसे हटाकर एंकर एलिमेंट पे मार्जिन राइट 50 पिक्सल लगा दें। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। अब हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। मान लो अब हम लिंक को थोड़ा नीचे मूव करना चाहते हैं, तो क्या करें? सर सिंपल है, ए टैग पे मार्जिन टॉप लगा देंगे। चलो मार्जिन टॉप लगा कर देखते हैं। पर ये क्या, लिंक तो ज़रा भी नीचे नहीं आया। सर जब मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट काम कर रहे हैं तो मार्जिन टॉप क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स पे मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम काम नहीं करते, पर ब्लॉक एलिमेंट पे करते हैं। चलो एंकर एलिमेंट को ब्लॉक में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो, अब मार्जिन टॉप काम कर रहा है। सर लिंक को ब्लॉक एलिमेंट बनाने से मार्जिन टॉप वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अब लिंक पूरी लाइन घेर रहा है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लिंक को विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से भी छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फिक्स विड्थ देने से बचने को कहा है। तो फिर करेंगे क्या? हमें इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बीच का कुछ चाहिए, कुछ ऐसा जो जगह तो इनलाइन एलिमेंट की तरह टेक्स्ट के हिसाब से लेता हो, पर उस पे ब्लॉक एलिमेंट की तरह ऊपर नीचे की पैडिंग और मार्जिन भी सही से काम करती हो। जो हम ढूंढ रहे हैं उसे HTML में कहते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स कुछ चीज़ों में तो इनलाइन एलिमेंट्स की तरह होते हैं, जैसे कि वो कंटेंट के हिसाब से जगह लेते हैं और सेम लाइन में दूसरों के साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं, पर बाकी सब चीज़ों में वो ब्लॉक एलिमेंट की तरह होते हैं। यानी उन पे हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी काम करती है। पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम भी सही से काम करती है। बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉटम भी सही से काम करते हैं
और मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम भी काम करता है। चलो अपने लिंक को इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट में बदलकर देखते हैं। देखो, अब मार्जिन टॉप भी सही से काम कर रहा है और हमारा लिंक पूरी लाइन ना घेर कर जगह भी कंटेंट के हिसाब से ले रहा है। एक बात और, पैडिंग की तरह ही हर मार्जिन अलग अलग भी लिख सकते हो और चाहो तो चारों मार्जिन एक ही लाइन में भी लिखी जा सकती हैं। सर, एक सवाल था। ये वाला स्पेस मार्जिन लेफ्ट से आ रहा है, ये वाला मार्जिन टॉप से और ये वाला मार्जिन राइट से, पर हमने मार्जिन बॉटम तो दिया ही नहीं है, फिर ये वाला स्पेस कहाँ से आ रहा है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ब्राउज़र कुछ CSS अपनी तरफ से भी लगाता है। ब्राउज़र ने H1 एलिमेंट पे मार्जिन टॉप लगा रखी है, उसी की वजह से ये खाली स्पेस आ रहा है। ऐसे ही हेडिंग के शुरू का ये खाली स्पेस भी ब्राउज़र की अपनी CSS की वजह से ही आ रहा है। सर, ब्राउज़र हमारी वेबसाइट पे अपनी CSS क्यों थोप रहा है? ब्राउज़र ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर कोई CSS ना भी लिखे तब भी उसकी वेबसाइट काम चलाऊ दिख जाए। पर अगर आप काम चलाऊ नहीं बल्कि खुद की CSS लिख के सुंदर वेबसाइट बनाना चाहते हो तो ब्राउज़र की CSS हेल्प करने की जगह परेशान ही करती है। इसीलिए अक्सर लोग वेबसाइट बनाना शुरू करते ही सबसे पहला काम करते हैं रीसेट CSS लिखने का। रीसेट CSS मतलब ऐसी CSS जो ब्राउज़र की थोपी हुई CSS का असर ख़त्म कर दे। चलो हम भी रीसेट CSS लिखते हैं। हम चाहते हैं कि ब्राउज़र जो पैडिंग और मार्जिन खुद से लगा रहा है वो हट जाए, यानी हम पैडिंग भी ज़ीरो करना चाहते हैं और हर तरफ की मार्जिन भी। पर सवाल है सेलेक्टर में क्या लिखें। हम ये रूल सेट अपने कोड के सभी टैग्स पे लगाना चाहते हैं, यानी यहाँ हमें लिखना होगा a, बटन, H1 या फिर इन सब की जगह एस्ट्रिक्स भी लिख सकते हैं। सेलेक्टर में एस्ट्रिक्स लिखने का मतलब होता है ये रूल सेट HTML के सारे टैग्स पे अप्लाई करना है। देखो, अब यहाँ से खाली स्पेस हट गया है और यहाँ से भी। ब्राउज़र और भी बहुत सारी CSS लगाता है, जिसे कैंसिल करने के लिए हमें अपनी रीसेट CSS में और भी कोड लिखना पड़ेगा, पर वो सब पढ़ेंगे बाद में। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सर, हमने लिंक को मार्जिन राइट 40 पिक्सल दे रखी है, जिस वजह से यहाँ 40 पिक्सल का खाली स्पेस शो हो रहा है। मान लो अब हम बटन पे मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल भी लगा दें, तब यहाँ कितना स्पेस शो होगा? दो मार्जिन्स को मिलाकर शो करने का एक रास्ता तो है कि दोनों मार्जिन्स का सम कर दो, और दूसरा रास्ता है कि दोनों में से बड़ी मार्जिन चुन लो। इस तरीके को बोलते हैं कोलैप्सिंग मार्जिन्स। 60 पिक्सल प्लस 40 पिक्सल हो गया 100 पिक्सल, यानी सम के हिसाब से 100 पिक्सल का स्पेस आना चाहिए। 60 पिक्सल और 40 पिक्सल में से बड़ी मार्जिन है 60 पिक्सल, यानी कोलैप्सिंग मार्जिन के हिसाब से 60 पिक्सल का स्पेस आना चाहिए। अगर ब्राउज़र कोलैप्सिंग मार्जिन का फॉर्मूला यूज़ करे तो यहाँ 60 पिक्सल का स्पेस डिस्प्ले होगा। इसे अपने लेफ़्ट में 60 पिक्सल जगह चाहिए थी, पूरी 60 पिक्सल मिल गई, और इसे अपने राइट में 40 पिक्सल चाहिए थी, उससे ज़्यादा ही मिल रही है। यानी कोलैप्सिंग मार्जिन का फॉर्मूला दोनों को खुश रख लेगा। पर खुश तो दोनों सम वाले फॉर्मूले से भी रहेंगे, क्योंकि उससे तो स्पेस और बढ़ना ही है। सर, समझ आ गया कि काम दोनों फार्मूलों से बन सकता है, पर दोनों में से ब्राउज़र यूज़ कौन सा फार्मूला करता है? असल में ब्राउज़र दोनों ही फॉर्मूले यूज़ करता है। लेफ़्ट और राइट मार्जिन के लिए तो हमेशा सम वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, हमेशा। अब बात करते हैं टॉप और बॉटम मार्जिन की। अगर दोनों के दोनों एलिमेंट्स ब्लॉक हैं तब तो कोलैप्सिंग मार्जिन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, पर उसके अलावा हर केस में यहाँ भी सम वाला फॉर्मूला ही लगेगा। चलो देखते हैं कितना समझ आया। मान लो हमने फर्स्ट एलिमेंट को दे दी मार्जिन राइट 70 पिक्सल और दूसरे को मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल, तो यहाँ कितना स्पेस आएगा? सर, लेफ़्ट और राइट मार्जिन के केस में तो ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, हमेशा सम वाला फार्मूला यूज़ होगा, यानी कि यहाँ 100 पिक्सल का स्पेस आएगा। वेरी गुड।
और अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को मार्जिन बॉटम 70 पिक्सल दे दें और सेकंड एलिमेंट को मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, तब कितना स्पेस आएगा? सर पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एलिमेंट्स हैं किस टाइप के। चलो मान लो दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सर तब तो कोलैप्सिंग मार्जिन का फॉर्मूला लगेगा और दोनों में से बड़ी मार्जिन चुनी जाएगी, यानी कि यहाँ 70 पिक्सल का स्पेस आएगा। बिल्कुल सही। पर मान लो अगर पहला एलिमेंट इनलाइन ब्लॉक होता तो? सर कोलैप्सिंग मार्जिन के लिए तो दोनों का ब्लॉक एलिमेंट होना ज़रूरी है, इसलिए अब तो सम वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि यहाँ पे 100 पिक्सल का स्पेस आएगा। वेरी गुड। पर अगर पहला एलिमेंट इनलाइन हो तब? सर तब भी सम वाला फॉर्मूला ही तो लगेगा। ये वाला सवाल थोड़ा टेढ़ा था। इनलाइन एलिमेंट्स पे तो मार्जिन बॉटम काम ही नहीं करती है, यानी कि इस मार्जिन को तो भूल ही जाओ। अब बस 30 पिक्सल वाली मार्जिन ही तो बची, और जब एक ही मार्जिन है तो सवाल ही कहाँ उठता है कि सम वाला फॉर्मूला लगेगा या कोलैप्सिंग मार्जिन वाला। यहाँ तो सीधा सीधा 30 पिक्सल का स्पेस आएगा।